हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी जो परीक्षा चल रही है वो भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, अभी के इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं 20 फरवरी। जी हाँ बच्चों, 20 फरवरी को जो आप लोगों का सोशल साइंस का पेपर होने वाला है, यानी कि सामाजिक विज्ञान का, उसका हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 माध्यमिक स्कूल परीक्षा जो कि एनुअल है, वार्षिक है 2026 के लिए 20 फरवरी, जी हाँ बच्चों 20 फरवरी को आपका सोशल साइंस का पेपर होने वाला है। उसके लिए हम लोग अभी के इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। तो बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा बच्चों। आइए सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है, उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले बच्चों, आपको विषय कोड पता होना चाहिए। आपका जो फर्स्ट टर्म है यानी कि प्रथम पाली है ना, फर्स्ट यानी कि प्रथम पाली है, उसका जो विषय कोड रहेगा वो 111 रहेगा और द्वितीय पाली का जो विषय कोड रहेगा यानी कि सब्जेक्ट कोड वो 211 रहने वाला है। इतना समझ गए। तो देखिए, आपको जो समय दिया जाएगा यानी कि सामाजिक विज्ञान के पेपर में जो आपको समय दिया जाएगा वो 2 घंटा 45 मिनट दिया जाएगा, है ना। 2 घंटा 45 मिनट में आपको उत्तर पुस्तिका को आपको वापस करना होगा और जो फुल मार्क्स है वो 80 नंबर का एग्जाम होगा, क्योंकि 20 नंबर जो है आपका वो प्रैक्टिकल होता है। तो इतना बात आप लोग समझ चुके हैं। अब चलिए हम लोग बिना देर करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो आपको मिलेगा खंड अ मिलेगा, है ना। खंड अ यानी कि सेक्शन ए, और इस सेक्शन में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक, है ना, आपसे 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों में से यानी 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 कि 1 से 80 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से आपको केवल और केवल 40 का आंसर देना होगा। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के साथ आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे जिनमें से एक सही होगा। ओके, ऑब्वियसली एक सही ही होगा और उस सही आंसर को आप लोगों को OMR सीट पर चिन्हित करना होगा। तो 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम लोग बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बस शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। ओके, तो आज ये पहला सवाल देखिए, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इटली के एकीकरण का जनक कौन है। इनमें से इटली के एकीकरण का जनक किसे कहते हैं। तो देखिए, मेजिनी जो है ये इटली के एकीकरण का जनक है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर सवाल का। दूसरा सवाल देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है ये नेपोलियन बोनापार्ट जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला 3 नंबर है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी जो था ना बच्चों, ये पेशे से एक नाविक था। बाय ऑक्यूपेशन गैरीवाल्डी वाज अ नाविक। ओके, डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार पूछा गया है। तो यूरोप का जो मरीज है वो तुर्कियों को कहा जाता है ना, तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 5 नंबर सवाल देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। जर्मनी में हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो 1917 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, बोल्शेविक क्रांति को ही हम लोग बोलते हैं नवंबर, है ना, नवंबर 1917, नवंबर 1917 की क्रांति, नवंबर 1917 की क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, जो कि 1917 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल, वॉर एंड पीस के पुस्तक के लेखक कौन है। वॉर एंड पीस, ये जो बुक देख रहे हैं आप लोग, इसके लेखक हमसे पूछा जा रहा है कि कौन है। तो लियो टॉल्स्टाई के द्वारा वॉर एंड पीस पुस्तक की रचना की गई थी, लियो टॉल्स्टाई के द्वारा। ओके, सी वाला ऑप्शन आपका जो यहाँ पे है वो बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला देखिए, 1917 को रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था। यानी जब नवंबर क्रांति हुई थी, नवंबर जिसको बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, जो कि 1917 ईस्वी में हुई थी, उस समय जो रूस का राजा था, जार का मतलब होता है राजा, रूस का राजा को जार कहते हैं। तो उस समय वहाँ का जार कौन था ये बताना है। तो देखिए, निकोलस द्वितीय जो था, निकोलस द्वितीय यानी निकोलस सेकेंड जो था, वो वहाँ का क्या था, राजा था यानी कि जार था 1917 के क्रांति के समय। अगला 9 नंबर है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। तो ये बच्चों आपका कंबोडिया में स्थित है ना, कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि अनामी दल का संस्थापक कौन था। तो अनामी दल जो था इसके संस्थापक जेंगुएन आई थे। जेंगुएन आई ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे बढ़िए बच्चों, अगला देखिए 12 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। तो देखिए वो कौन सा आंदोलन था बच्चों, तो ये था बारदोली का किसान आंदोलन, है ना। बारदोली आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है 13 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए वेमेश चंद्र बनर्जी, है ना। वेमेश चंद्र बनर्जी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। ओके, आगे आ जाइए बच्चों। 14 नंबर सवाल पूछ रहा है कि उड़ीसा में 1914 में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो देखिए 1914 में उड़ीसा में जो विद्रोह हुआ था उसको खाड़ विद्रोह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके। 15 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था ये 1916 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। अगला देखिए 16 नंबर पूछ रहा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो सेफ्टी लैंप जो था इसकी आविष्कार हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था, है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखिए 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी। तो 1917 में भारत में जो पहली जूट मिल स्थापित हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर सवाल का। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि आप इनमें से बताइए कि कौन पटना का प्राचीन नाम में से नहीं है। तो देखिए राजगीर जो है ये अलग, ये आपका जिला है तो ये तो नहीं ही होगा। ओके, देखिए कुसुमपुर, पाटलिपुत्र और अजीमाबाद ये तीनों क्या है, प्राचीन नाम है किसके, पटना के। लेकिन राजगीर जो है ये पटना का प्राचीन नाम में से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राजगीर पटना का प्राचीन नाम नहीं है। 19 नंबर देखिए निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो संसार का जो सबसे बड़ा शहर है वो लंदन है ना। वो लंदन है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, यानी कि किस पत्र का संपादन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो यंग इंडिया का, है ना। यंग इंडिया का किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 20 नंबर सवाल का। आगे आ जाइए बच्चों। अगला देखिए 21 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित संस्थाओं में से कहाँ है। भारत में औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो किन संस्थाओं में है, इनमें से हमें बताना है। लोकसभा, पंचायती राज, राज्यसभा, विधानसभा। तो देखिए भारत में जो औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो पंचायती राज संस्था में की गई है ना। पंचायती राज क्या होता है, देखिए मुखिया, है ना। मुखिया का चुनाव हमारे बिहार में होता है तो यही जो है पंचायती राज संस्था है। ओके, और इसमें महिलाओं को 50% है ना, 50% आरक्षण दिया गया है। ओके, सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 22 नंबर देखिए पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो पंचायती राज अधिनियम जो है ये संविधान के अनुच्छेद 241 में है। ओके, 241 में पंचायती राज अधिनियम जो है सो हमारे भारतीय संविधान के 241वां संशोधन में यानी अनुच्छेद में शामिल है। ओके, 23 नंबर देखिए ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है। तो ग्राम सभा के द्वारा ग्राम पंचायत का बजट जो है सो पास किया जाता है। अगला देखिए 24 नंबर है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो धर्म को जो समुदाय का मुख्य आधार मानता है वह व्यक्ति कहलाता है बच्चों सांप्रदायिक व्यक्ति, है ना। सांप्रदायिक व्यक्ति को वो होता है जो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानता है। ओके, 25 नंबर देखिए भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है। तो संघीय हमारा जो भारत है उसमें संघीय व्यवस्था पाई जाती है और संघीय व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा एजुकेशन है यानी कि शिक्षा है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन से स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। किस संविधान संशोधन से स्थानीय शासन जो होता है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो 73वां व 74वां संविधान संशोधन में जो स्थानीय प्रशासन है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ओके,
27 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है कि संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है। तो संघीय व्यवस्था हमारे भारत में पाई जाती है और ये जो व्यवस्था है इसमें सरकारें जो होती है वो त्रिस्तरीय होती है। पहला होता है केंद्रीय, दूसरा होता है राजकीय और तीसरा होता है बच्चों स्थानीय शासन, है ना, स्थानीय शासन। तो ये त्रिस्तरीय होंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 27 नंबर सवाल का। आगे देखिए 28 नंबर सवाल पूछ रहा है कि बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है। तो 17 है ना, 38 जिले हैं बट नगर निगमों की संख्या 17 ही है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे आते हैं हम लोग। क्या पूछ रहा है आपसे कि भारतवर्ष के सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है। भारतवर्ष के सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है। तो वो है बच्चों कांग्रेस, यानी कि INC, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये हमारे भारतवर्ष की सबसे पुरानी राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। ओके, 30 नंबर सवाल देखिए, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो सूचना का जो अधिकार है, सूचना का अधिकार को कहते हैं RTI, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। और इसका ये जो अधिकार है ये हमारा वैधानिक अधिकार है, यानी कि संवैधानिक अधिकारों में से है। ओके, 31 नंबर देखिए, इनमें से कौन निर्धारण करता है कि कौन दल क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय। तो बिल्कुल ये जो करते हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा किसी भी दल को ये बताया जाता है कि आप क्षेत्रीय हो और आप राष्ट्रीय हो। ठीक है, इसी बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। ओके, आगे आ जाइए। 32 नंबर सवाल देखिए पूछ रहा है आपसे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध किस राज्य में आंदोलन की शुरुआत की गई। यानी हिंदी राष्ट्रभाषा ना बने इसके विरुद्ध किसने आंदोलन किया। तो आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश सबसे पहले हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने के विरुद्ध क्या किया था, तो आंदोलन पर उतरा था, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए बच्चों, देखिए 33 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है ये। क्या कह रहा कथन कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ये जो बात है ये किनके द्वारा कही गई थी। तो ये बात अब्राहम लिंकन जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 34 नंबर, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का जो प्राण है वो राजनीतिक दलों को कहा जाता है, राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बिहार की डैश में लिच्छवी गणतंत्र का विकास हुआ। तो लिच्छवी गणतंत्र का जो विकास है वो हमारे बिहार के वैशाली जिले में विकास हुआ, है ना। बिहार के किस जिला में, वैशाली जिला में, है ना। सॉरी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैशाली। तो वैशाली जिले में इसका जो है सो विकास हुआ है, लिच्छवी गणतंत्र का। ओके, आगे आ जाइए। अगला देखिए 36 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं। लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन का तरीका माना जाता है, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जनमत पर आधारित होता है, यानी कि हर एक जनता अपने मर्जी से अपनी सरकार को चुनती है, इसलिए लोकतंत्र जो है वो सर्वोत्तम शासन का तरीका हो गया है। ओके, 37 नंबर सवाल देखिए, भारतवर्ष में कब लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। तो भारत में कब लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई, यानी कि रिपब्लिक, हमारा देश भारत कब रिपब्लिक हुआ, ये सवाल पूछ रहा है आपसे। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत जो है वो गणराज्य बना, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर सवाल का। आगे आ जाइए, देखिए क्या पूछ रहा है आपसे 38 नंबर, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो भारत में जो लोकतंत्र की व्यवस्था है वो अप्रत्यक्ष का मतलब ये हुआ बच्चों कि जनता जो है वो सीधे तौर पर कानून नहीं बनाते हैं, बल्कि वो अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं और वो जो है वो क्या करते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं और कानून भी वही लोग बनाते हैं। तो हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से हमारे भारत में जो है लोकतंत्र की व्यवस्था है। ओके, 39 नंबर देखिए पूछ रहा है आपसे कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो 543 है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 40 नंबर, नेपाल में माओवादी नेता कौन है। तो नेपाल में माओवादी नेता जो है वो पुष्पदहल प्रचंड है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 41 नंबर, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्र है। तो भारत में कुल क्षेत्रफल का 30% हिस्सा जो है वो कैसा है, तो पठारी क्षेत्र है। ओके, बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आगे आ जाइए बच्चों, अगला देखिए 42 नंबर, पुरातन जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो पुरातन जलोढ़ मृदा जो है उसको कहते हैं हम लोग
क्या कहते हैं बच्चों, बांगर, है ना। पुरातन जलोढ़ मृदा का मतलब क्या हुआ, तो पुरातन मतलब पुराना, जलोढ़ मृदा यानी कि पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, तो बांगर कहते हैं। और जो नए जलोढ़ मृदा होते हैं उन्हें हम खादर कहते हैं। ओके, ये भी आपको याद रखना है, पुराने को बांगर, नए को खादर। ओके, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर है, बांगर। ओके, 43 नंबर है, अजैव संसाधन के उदाहरण है। अजैव संसाधन की यहाँ पे उदाहरण पूछा गया है। तो देखिए मृदा जो है ये अजैव यानी कि जिनमें प्राण नहीं होती है उन चीज़ों से मृदा हमारी बनती है। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है ये जैविक चीज़ों से बनते हैं, यानी कि जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधा के मरने के करोड़ों वर्ष बाद कोयला बनता है, पेट्रोलियम बनता है, यानी कि पेड़ पौधा ही नहीं, मनुष्य वगैरह वगैरह सब चीज़ के। तो प्राकृतिक गैस भी किसी जीवित वस्तु के बहुत मरने के पश्चात करोड़ों वर्ष पूर्व यानी करोड़ों वर्ष के बाद बनता है। तो यहाँ पे मृदा जो है ये आपका अजैव संसाधन है, बाकी ये सब जैव संसाधन में आ जाएगा। ओके, 44 नंबर देखिए, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, बहुत बार पूछा गया है। 65% यानी 65% हमारे शरीर में जो है वो जल की मात्रा निहित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 45 नंबर है, बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। आपको पता ही है कि उत्तर बिहार में हर साल लगभग हर साल बाढ़ आती है ना। तो अति जल दोहन की समस्या हमको देखने को मिलती है। और उस अति जल दोहन से जो हमारे भूमि है ना, उसमें बच्चों आर्सेनिक है ना, आर्सेनिक का जो संकेंद्रण है बढ़ता जा रहा है। और आर्सेनिक संकेंद्रण बढ़ने से हमारे जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, उसकी उर्वरा शक्ति घटती है। इसलिए यहाँ पे आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर है। ओके, 46 नंबर देखिए, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत कम है, 7% क्षेत्र में जो है भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है बिहार में। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे आ जाइए, 48 नंबर, संविधान की धारा 47 नंबर है, पूछ रहा है आपसे कि संविधान की धारा 48A का संबंध है। तो हमारे संविधान की धारा 48A क्या कहती है, तो ये कहती है कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी ये जो संबंधित है ये वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है क्या। ओके, आगे जाइए, 48 नंबर है, चरक का संबंध किस देश से है। तो बाकी काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होता है कि चरक कौन है। तो चरक जो है हमारे भारत के हैं। ओके, इनका जो संबंध है ये भारत से, और ये थे बच्चों महान आयुर्वेद, है ना, आयुर्वेद जो थे महान आयुर्वेद थे चरक जी। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए वो बच्चों, 49 नंबर है कि झारखंड स्थित कोडरमा किस खनिज पदार्थ का अधिकतम उत्पादन करता है। तो झारखंड स्थित जो कोडरमा है वो करता है बच्चों अभ्रक का उत्पादन, है ना, अभ्रक का उत्पादन करता है। इसको बोलते हैं हम लोग माइका, क्या बोलते हैं, माइका कहते हैं। और ये जो अभ्रक है ये कोडरमा में सबसे अधिक उत्पादित होता है झारखंड में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 50 नंबर, नमक का रासायनिक नाम क्या है। नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, किसमें दिया गया है, सी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ओके, 51 नंबर, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो लौह अयस्क जो है लिग्नाइट भी है, हेमेटाइट भी है, बिटुमिनस भी है, यानी कि इनमें से सभी है। तो डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाइए, 52 नंबर सवाल पूछ रहा है आपसे कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनाजाइट एक रेत का प्रकार है और इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा खनिज जो है सो पाया जाता है। तो देखिए थोरियम जो है ना ये मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। ओके, अगला है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो तारापुर महाराष्ट्र में जो है सो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 54 नंबर है कि भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो भाखरा नंगल परियोजना जो है ये आपकी सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी रवि फसल है। तो रवि फसल जो है ये आपका चना है। ओके, भारत में जूट की खेती में अग्रणी है। तो भारत में जो जूट की खेती में सबसे एक नंबर पर राज्य आता है वो है आपका पश्चिम बंगाल, यानी कि यहाँ पे जूट की खेती सबसे अधिक की जाती है। डी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। 57 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था बच्चों भोपाल में, भोपाल गैस त्रासदी, और इसमें जो गैस जिसका रिसाव हुआ था वो था बच्चों मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट का जो रिसाव है वो हुआ था।
आगे आ जाइए। 58 नंबर सवाल है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, है ना। तो 1986 ईस्वी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है सो किया गया था 1986 में। ओके, सॉरी, सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर है। 59 नंबर है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का जो आरंभ हुआ था बच्चों, ये आपका 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो ये कहते हैं सुनामी, है ना। महासागर में जब भी आपको उनके तली पर जो कंपन होगा तो हम लोग उसको कहते हैं सुनामी। सुनामी का ये परिभाषा ही है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को सुनामी कहते हैं। आगे आ जाइए। 61 नंबर सवाल पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किन चट्टानों की तह में खनिज पाया जाता है, यानी कि किन चट्टानों में खनिज जो है सो जमा रहता है। तो देखिए, कायांतरित चट्टानें जो होती है उनकी तह में खनिज जो है सो जमा होता है। ओके, 62 नंबर है कि सौर ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन। तो देखिए, सौर ऊर्जा जो है ये आपका पुनः पूर्ति योग्य है ना, रीयूजेबल है। सी वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, 63 नंबर सवाल है कि भारत मुख्यतः किस ऊर्जा स्रोत पर निर्भर है। तो भारत जो है, हमारा भारत, ये फिलहाल कोयला पर जो है सो निर्भर करता है ना। तो कोयला पर हमारा जो है भारत वो निर्भर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 64 नंबर, सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है। तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है, ये सिंगरौली कोयला क्षेत्र ये आपका मध्य प्रदेश में है ना, मध्य प्रदेश में है। डी वाला ऑप्शन राइट आंसर है। 65 नंबर सवाल है कि रबर का मुख्यतः उत्पादन राज्य कौन है। तो रबर का उत्पादन जो किया जाता है वो केरल में किया जाता है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो देखिए, सीमेंट उद्योग जो है ये कृषि पर आधारित नहीं है। बाकी बात, सूती उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, जूट उद्योग हो गया, ये कृषि पर आधारित होता है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो सीमेंट उद्योग है ये चूना पत्थर है ना, चूना पत्थर जो है इसका कच्चा माल होता है, इसी के कारण सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ओके, 67 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का उदाहरण है। यानी जनसंचार यानी लोगों से बातचीत करने का सबसे अच्छा उस समय के लिए जो कौन था। तो हमारा जो टेक्स्ट बुक है ना बच्चों, अभी पीछे चल रहा है। ओके, पीछे के ही उत्तरों को हम लोग अभी मान्य देंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इंटरनेट है, बट आपका जो बुक है बच्चों उसमें आकाशवाणी जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। तो डी वाला जो है आपका राइट आंसर होगा। 68 नंबर देखिए, कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है। तो कांवर जो है हमारे बेगूसराय में स्थित है। ओके, कांवर झील हमारे बेगूसराय में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि कांवर झील हमारे बिहार के बेगूसराय में स्थित है। 69 नंबर सवाल देखिए, बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी। तो बिहार की जो पहली, सही बात है, तो बिहार की जो पहली रेल लाइन थी वो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग थी, है ना। ईस्ट इंडिया रेल मार्ग बिहार की पहली रेल लाइन थी। 70 नंबर देखिए, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में हरे रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। तो स्तर रंजन विधि के अंतर्गत जो मानचित्र होते हैं उनमें जो हरा रंग होता है वो मैदानी भाग को दिखाता है। ओके, मैदानी भाग को दिखाने में हरे रंग का उपयोग हम लोग करते थे। ओके, आगे आ जाइए बच्चों। 71 नंबर है, ये पूछ रहा है आपसे कि प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है इसको हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कृषि से दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कृषि से। आगे आ जाइए, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, 72 नंबर देखिए, एक सवाल क्या पूछ रहा है आपसे कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो हमारा जो भारत है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रण को मिश्रित कहा जाता है। और हमारे भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। ओके, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय से बिहार की प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो बहुत कम है बच्चों, है ना, कम है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, भारत से तो बहुत कम है। ओके, बिहार की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 74 नंबर देखिए, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है ना, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है। तो मूल्य का मापक, चीज़ों का सही मूल्य लगाने में जो मुद्रा ने रोल अदा किया है
वो बाकी के किसी भी प्रणाली में नहीं हुआ है, ठीक है। तो मुद्रा जो है वो मूल्य का मापक का इसका मुख्य कार्य है बच्चों, ओके। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे आ जाइए, 75 नंबर है कि व्यावसायिक बैंक अपने ऋणों पर डैश क्या करती है। तो व्यावसायिक बैंक होते हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वो अपने जो वो ऋण देते हैं उन पर अपना क्या लेते हैं, तो ब्याज लेते हैं, देते नहीं है, लेते हैं, ओके। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ओके। ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखिए 76 नंबर है, तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है बच्चों। तृतीयक क्षेत्र जो है इसको कहा जाता है सेवा क्षेत्र। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तृतीयक क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र है। 77 नंबर है कि नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो सन 1991 ईस्वी में की गई थी, है ना। सिंस 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एनईपी बोलते हैं इसको, ठीक है, एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ओके। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 78 नंबर देखिए, भारत के कुल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है। तो भारत के कुल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में जो सबसे अधिक योगदान है वो है बच्चों सेवा क्षेत्र का, यानी कि तृतीयक क्षेत्र का, ओके। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 79 नंबर है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में जो योजना आयोग था उसका गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, ओके। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 80 नंबर देखिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी भारत की वो थी 1951 से लेकर 1956 तक, ओके। बी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। हाँ जी बच्चों, तो हमने इस क्लास में आपको सोशल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट और वायरल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताया है। तो आपको बताना है कि आपने इन 80 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। टेक केयर और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। बाय।